सीएनबीसी आवाज इन्वेस्टर क्लब में एक बार फिर स्वागत है आपका। देश का एक ऐसा पहला इन्वेस्टर क्लब जहां आप बाजार के दिग्गजों से रूबरू होते हैं, साथ ही बाजार की रणनीति जानने और अपनी निवेश से जुड़ी तमाम समस्याएं सुलझाने का मौका भी पाते हैं, वो भी बिना किसी एंट्री के। यानी ये क्लब एंट्री फ्री है। और आज हमारे साथ हैं जियोजित बीएनपी पारिबा के गौरांग शाह और आस्क संदीप sabharwal.com के संदीप सभरवाल। आप दोनों का स्वागत है और आप सबका भी बहुत स्वागत है। एक ऐसा क्लब जहां पे कोई एंट्री फ्री है, कोई भी आ सकता है, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है और अपने सवालों के जवाब सामने बैठ के आवाज के स्टूडियो में ले सकता है। देश का पहला और एकमात्र क्लब है जहां पे इन्वेस्टर्स अपने सवाल, अपनी समस्याएं रखते हैं। संदीप, बाजार में बहुत उतार चढ़ाव इस समय चल रहा है। तमाम सारे लोग ये सोच रहे हैं कि पता नहीं बाजार नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो थोड़ा सा डर है। आप जो ब्रीफली ये समझाएं कि क्या ये बाजार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए या अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए? देखिए, जब पिछले साल एक रैली आई मार्केट में, तो उसके बाद एक मार्केट जो है अपने जिस तरह से बढ़ना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ गया। तो इस साल की शुरुआत में मुझे उम्मीद थी कि पहले 4-5 महीने टफ रहेंगे मार्केट के लिए, तो मार्केट ने एक उछाल दी। लेकिन अब हम देखते हैं कि मार्केट करीब करीब वहीं पहुंच गया जहां साल शुरू हुआ था। तो निफ्टी 8250 के आसपास शुरू हुआ था, आज के दिन हम वहीं ट्रेडिंग देखते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये एक निवेश का एक स्थान बनता जा रहा है, एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां निवेश करने का पॉइंट है। अब क्या मार्केट में बॉटम हो गया पिछले हफ्ते या इस हफ्ते, या फिर अगले 2-3 हफ्ते में बॉटम होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अब यहां से मार्केट में ज्यादा से ज्यादा 4-5% का डाउनसाइड है। अगर करेक्शन होगा भी तो ये एक अच्छा मौका है निवेश के लिए। परफेक्ट। गौरांग, जैसे कि अभी संदीप ने कहा कि मार्केट को टाइम करना तो बिल्कुल नामुमकिन होता, कोई भी नहीं कर पाता है। तो हमारे तमाम दर्शक निवेशक ये जानना सुनना चाहते हैं कि राइट टाइम है, एक्युमुलेट करें और कुछ खास सेक्टोरल उस पर नजर रखें जो बड़ी थीम प्ले होगी। देखिए नीरज, जैसे संदीप जी ने अभी जिक्र किया कि 4-5% की गिरावट, अगर आप में 4-5% की गिरावट झेलने की क्षमता नहीं है तो आपको स्टॉक मार्केट में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक हाई रिस्क हाई रिटर्न एसेट क्लास है। पहली बात। दूसरी बात, हाँ बिल्कुल, एक ताकत लगा करके नहीं, एक ही समय पर नहीं, लेकिन किस्तों में अब आप लगाइए पैसा, ये हमारी राय होगी। किन क्षेत्रों को आपको ध्यान में रखता है, तो जाहिर है हमने तो हमारा कवरेज जो है वो आईटी पर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर, ऑटोज पर, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, सीमेंट, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज, इन सब सेक्टर्स पर कायम रखा है। और शुरुआत जो आप करते हैं तो दिग्गजों को पहले ध्यान में रखना चाहिए और उसके बाद मझौले शेयर्स पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कोई भी निवेश आप करें उसके पहले थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, थोड़ा होमवर्क करना चाहिए, ये मेरी राय होगी। तो दो बातें साफ निकल के, एक तो मार्केट को टाइम करने की बहुत कोशिश न करें, इन्वेस्टर्स में जो सलाह दे रहे हैं वो उसको सुने, और दूसरा ये कि थोड़ा थोड़ा पैसा करके जब आप लगाएंगे तो आपको ज्यादा कमाई होगी और आपकी एवरेज एक्विजिशन प्राइस हमेशा कम रहेगी मार्केट प्राइस से। तो बस बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, और मेरे साथ जितेंद्र है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? सर, मैं नया इन्वेस्टर हूं और मैं अभी 4 लाख तक इन्वेस्ट कर सकता हूं। मार्केट को कंटिन्यूअसली वॉच करता हूं, तो मुझे किन शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहिए और एट ए टाइम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? संदीप, 4 लाख रुपए लगाना चाहते हैं और जैसा कि आपने कहा कि बॉटम बहुत अब दूर नहीं है, तो इन्हें आप बताएं कि ये कैसे स्ट्रगल वे में लगाएं। 2 शेयर कम से कम आप इनको अभी सुझाएं जहां भी ये पैसे लगाएं थोड़े थोड़े, और फिर गौरांग आपसे भी 2 शेयर पूछेंगे जो अपने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकें। देखिए, अगर आप मार्केट को देखते रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने कभी इन्वेस्ट नहीं किया, आप जैसे आपने कहा, और आपने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट नहीं किया। मैं एज्यूम करूंगा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसलिए आप बिल्कुल नए इन्वेस्टर हैं। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो बेटर ये है कि आप बड़े शेयर से स्टार्ट करें, और जैसे आपके पास 4 लाख है तो सारे 4 लाख ये 2 शेयर्स में ना लगा दें। तो जैसे इन्होंने कहा कि 2 शेयर्स मैं बताऊं, तो मैं कहूंगा कि आज के दिन जैसे मार्केट को और वैल्यूएशन को मैं देखता हूं, तो एक लार्सन एंड टूब्रो जो शेयर है, वो जो देश में आगे इन्वेस्टमेंट साइकिल होगा और जो देश में उन्नति आएगी उसका प्राइम बेनिफिशियरी रहेगा लार्सन एंड टूब्रो। तो मेरे ख्याल से एक ये स्टॉक जरूर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और दूसरा, मुझे लगता है कि आज के दिन प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो ऐसा बैंक है जिसमें प्रॉब्लम्स कम है और जिसमें आगे ग्रोथ की उम्मीद है, ऐसा एक बैंक आप रख सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, तो ये 2 स्टॉक्स के साथ आप शुरू कर सकते हैं।
और इसमें आप पूरा अपना 4 लाख ना लगाइए। अगर आपके पास यही टोटल कॉर्पस है तो 1-2 लाख लगाइए और फिर देखिए और थोड़े समय के बाद और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। तो कुछ पैसा इन 2 स्टॉक्स में लगाए। गौरांग, 2 स्टॉक्स और जो थोड़ा पैसा और लगा दें उसमें। तो 2 क्षेत्र हमारे तरफ से होंगे। एक तो ऑटोज, जहां पर मारुति पर निवेश करने की राय होगी हमारी, और आईटी सेक्टर। हालांकि नतीजे काफी नकारात्मक थे और काफी लोगों ने यहां पर एक डाउनवर्ड रेटिंग किया, लेकिन हमें लग रहा है कि एक वन ऑफ क्वार्टर था। साल 1.5 साल का नजरिया तो इन्फोसिस पर हमारी निवेश लायक रणनीति अभी बरकरार है। मारुति पर हमने 1 साल से अधिक के समय से 4,250 का लक्ष्य कायम किया है और इन्फोसिस पर 2,450 का। तो मारुति और इन्फोसिस 2 और स्टॉक्स आपके पास, तो टोटल 4 स्टॉक आपके मिले जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए पवन शुक्ला के पास चलते हैं। पवन जी से हम सवाल पूछेंगे। आप इन्हें माइक दे दें बगल में। पवन जी सवाल पूछिए। सर, वो JSW स्टील लिया हुआ है 6 महीने से 1009 का, और यार एग्जिट करना चाहिए या वेट करना चाहिए सर? शेयर लिए हुए मेटल की स्टोरी जो है, चूंकि लंबा कमोडिटी का डाउन टर्न साइकिल चला था, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जब से चाइना में रेट कट हुए थोड़ा सा अपसर्ज दिखा है। तो क्या JSW स्टील जैसे शेयर में बनता इन्वेस्टमेंट की एक साइकिल अब बनता हुआ दिखेगा यहाँ पे? देखिए, अगर आप स्टील या मेटल या ऑयल या किसी भी कमोडिटी क्षेत्र में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये मत उम्मीद कीजिए कि आपने अगर इन्वेस्ट कर दिया तो वो एक सेकुलर, मतलब एक तरह से चढ़ता ही रहेगा वो स्टॉक, उसमें साइकिल हमेशा आते रहेंगे। तो अगर हम साइकिल देखें स्टील का या ये सब कमोडिटीज का, तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई बड़ा साइकिल आएगा इन कंपनीज में कि आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे जाएंगे। ये जैसे हमने 2003 से 2007 में देखा, तो आपने देखा होगा उस समय ऐसे स्टॉक्स बहुत चढ़े क्योंकि उस समय एक कमोडिटी बूम था। अब चाइना में रेट कट वगैरह भी जो हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उनको बहुत मुश्किल होगी ग्रोथ रिवाइव करना। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि बेटर शेयर्स ऐसे हैं जो देश की प्रोग्रेस से रिलेटेड है, जिसमें हमारा इंडिया की स्टोरी ज्यादा है। तो ये जो स्टील कंपनीज होती हैं उनका प्राइस मूवमेंट ज्यादा ग्लोबल कमोडिटी से चलता है, तो इंडिया का इतना रोल नहीं होता। तो मेरे हिसाब से मैं कहूंगा कि मार्केट प्राइस क्या है ये देखते हुए, ना देखते हुए किसी और क्षेत्र में, किसी और स्टॉक में आप शिफ्ट कर जाइए। तो मेटल में थोड़ा सा अभी बहुत लंबा वक्त लग सकता है, तो उस पर थोड़ा सा बचिए, और जैसे कि शेयर सुझा रहे हैं मेरे जानकार, वहां आप करेंगे तो ज्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट आपका प्रॉफिटेबल होगा। तो यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और सवाल लेंगे, कुछ और सेक्टर्स पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे करो। आपको याद दिलाते कि अगर आप भी इस क्लब में शामिल होना चाहते हैं, आवाज के स्टूडियो में आना चाहते हैं, इसके मेंबर बनना चाहते हैं, तो तुरंत हमें SMS करें, टाइप करें AIC और I am interested लिखें और भाई भेज दें 51818 पर। तुरंत SMS करिए आवाज के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका आवाज इन्वेस्टर क्लब में, जहां आप खुद अपने सवाल हमारे स्टूडियो में, आवाज के स्टूडियो में आकर बाजार के दिग्गजों से पूछते हैं और अपनी क्वेरी सॉल्व करते हैं। तो दर्शक हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पे हैं। जल्दी से सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। बंसीलाल जी के पास चलते हैं। बंसीलाल जी सवाल पूछिए। सर, पहले तो मैं CNBC आवाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी शुक्रिया। हमारा जो भी थोड़ा शेयर का चलता है गौरांग जी की वजह से, संदीप जी की वजह से, बहुत अच्छा, हम ये फेवरेट चैनल है हमारा। अच्छा सर, हमारा पास एपटेक के शेयर है, एपटेक और ग्रेट ऑफिसर के। मैं इनको सेल करके टाटा स्टील या वेदांता ले सकता हूँ क्या? गौरांग, IT फेवरेट है आपका, बताइए ये एपटेक में क्या करें? अनफॉर्चुनेटली हाँ जी अनफॉर्चुनेटली आइडेंटिफाई स्टॉक बराबर नहीं किया है। सेक्टर ठीक है और ये ज्यादातर एजुकेशन रिलेटेड है अगर मेरी मालूमात सही है तो, और मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन टर्न अराउंड होते हुए नजर आएगा। दूसरा सवाल था इनका मेटल्स, ग्रेट ऑफशोर पे। ग्रेट ऑफशोर था, एपटेक था, और उनको मेटल्स खरीदना है टाटा स्टील और वेदांता। तो भाई साहब, आप पेड़ पे से गिरेंगे खजूर पे अटकेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये मत करिए, आप ग्रेट ऑफशोर और एपटेक बेचिए। अगर आपको यही निवेश करना है तो फार्मा और एक सेक्टर है नीरज, जहां पर हम सकारात्मक सा रुझान लेकर के चल रहे हैं, और हाल ही में डाइची को स्टेक बेच करके जो स्टॉक नीचे आया सन फार्मा का, करीबन 900 साढ़े 900 के आसपास है। यहाँ पर मैं आपको अपना निवेश शिफ्ट करने की राय दूंगा, मूव करने की राय दूंगा, और 1 साल के नजरिए से कॉन्जर्वेटिव टारगेट हमारा 1250 बनता है। तो एक तो ये सन फार्मा हो गया,
दूसरा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, नीरज, हमें लग रहा है कि ये जो उबाल आया है कच्चे तेल में, ये महज एक पुल बैक है। यहाँ से हमें लग रहा है कि अगर परमाणु करार हो गया ईरान और यूएस के साथ, तो ईरान विश्व भर में दूसरा बड़ा देश है नेचुरल गैस पैदा करने में, और चौथा नंबर पे आता है कच्चे तेल में। तो अगर ये सप्लाई आना शुरू हो गया तो कच्चे तेल के दाम जो उबले हैं वो वापस नीचे आ जाएंगे, और उस आधार पर हमें लग रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एक बहुत ही बेहतर इजाफे हो सकते हैं। अंडर रिकर्स ऑलरेडी 75-80% तक कम हो चुकी है। 830 का लक्ष्य हमने बीपीसीएल पर तय किया, तो मेरे ख्याल से सन फार्मा और बीपीसीएल बेहतर विकल्प है। तो आपको सलाह मिली कि आपको कहां अपना निवेश स्विच करना है, और मेटल में जैसा कि संदीप ने पहले आपको कहा कि साइकिल थोड़ा लंबा होगा, तो उससे बेहतर है कि जो गौरांग आपको बता रहे हैं आप उसमें अपना निवेश स्विच करें। दिनेश अदलखा जी भी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, सवाल पूछिए। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा 15 साल पूरे करने के। जी, बहुत शुक्रिया। वैसे आवाज के 10 साल अभी हमने पूरे किए। सीबीसी टीवी 18 जो हमारे, मैं 15 साल पहले आया था यहाँ। जी सॉरी। तो और दूसरा, गौरंग जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। पहले मैं छोटे मोटे शेयर में इन्वेस्ट करता था, अभी इनका सुन के वो छोटे मोटे शेयर बंद कर दिए हैं। और दूसरा मेरा सवाल है कि मेरे पास टाटा कम्युनिकेशन के 100 शेयर हैं 430 रुपए के लिए हुए, और मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूँ बेसिकली। तो 2-3 महीने का आउटलुक क्या होगा? तो हमारी राय में अगर आपने छोटे शेयर छोड़ करके बड़े शेयर में निवेश किया है, तो छोटी अवधि छोड़ करके लंबी अवधि का सोचिए आप पहले, तो ये आपको राय होगी। और टाटा कम्युनिकेशन पर अनफॉर्चुनेटली उस तरीके का ट्रिगर नजर नहीं आता है जिस तरीके से ग्रोथ हम बाकी अन्य टेलीकॉम प्लेयर्स जिसे हम कहते हैं, जैसे कि भारतीय एयरटेल और आइडिया सेलुलर की हम बात करें। हाल ही में जो स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी उसमें जो कैश आउट को गया है, उससे छोटी या मध्यम अवधि पर बैलेंस शीट के कैश फ्लोज पर असर बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन हमने हमारे जो लक्ष्य थे वो हाल ही में बढ़ाए हैं। मेरा मानना है कि अगर आप टाटा कम्युनिकेशन से निकल करके भारतीय एयरटेल या आइडिया सेलुलर में निवेश करते हैं, तो भारतीय एयरटेल पर करीबन 1.5 साल के नजरिए से 500 का लक्ष्य हमने बिठाया है, और आइडिया सेलुलर पर हमारा लक्ष्य पहले करीबन 200 का था, उसको बढ़ा करके 230 का किया। अब मुझे नहीं पता करंट लेवल क्या है टाटा कॉम का, लेकिन इस स्तर पर या उछाल पर बेचे और भारतीय आइडिया में शिफ्ट करें आप। संदीप, जैसे अभी टेलीकॉम की बात हो रही है और स्पेक्ट्रम हुए, और अब डेटा पे स्विच हो रहा है पूरा बिजनेस, वॉइस पे उतना प्रॉफिट नहीं रह गया, सारी कंपनियां डेटा पे करेंगी और आगे जाते हुए और कंपटीशन बढ़ेगा। ये जो पूरा एक सिनेरियो इमर्ज हो रहा है, इसमें टाटा कम्युनिकेशन तो कहीं फिट नहीं होता। उसमें एक लैंड बैंक वाली स्टोरी चलती रहती है कि वो बिकेगा तो शायद वैल्यूएशन 200-300 रुपए आएगा, लेकिन वो पता नहीं कब होगा। तो जैसा कि गौरांग ने सोचा कि टेलीकॉम का एक बड़ा प्ले डेटा के यूजेस के तौर पे आएगा, और जब 3G 4G और तेजी से रोल आउट होंगे, तो ओवरऑल सेक्टर को अगर कोई एसेस करना चाहे तो क्या लॉन्ग टर्म के व्यू बनता है, या 2-3 साल का नजरिया रहेगा, उसके बाद फिर से पीक होता हुआ दिखेगा? जी, मैं कहूंगा कि 2-3 साल का नजरिया रखना इसमें ज्यादा ठीक रहेगा, और 2-3 साल के नजरिया से जैसे गौरंग जी ने कहा उसमें निवेश करना ठीक रहेगा, क्योंकि एक सेक्टर में अभी एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, तो कंसोलिडेशन में जनरली प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी इंप्रूव होती है, तो वो हम देखेंगे। लेकिन जैसे हमने देखा है कि इन सब चीजों में फाइनली प्राइस कंपटीशन और डेटा भी कमोडिटी बनता जाएगा, उसमें भी प्राइस कंपटीशन आएगा। रिलायंस जियो जो 2 साल से लॉन्च करने का प्लान कर रहा है, वो अल्टीमेटली कभी ना कभी मार्केट में आएगा, और जब वो आएगा एक डिस्ट्रप्शन जरूर होगी। तो उन चीजों को देखते हुए जैसे आपने कहा कि 2-3 साल आप कह सकते हैं हाँ टेलीकॉम के लिए ठीक रह सकते हैं, उसके बाद वापस हमें सिनारियो को रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा। ये क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ आप 10 साल तक निवेश करके रखिए और आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक जो जनरल सलाह होती सभी निवेशकों के लिए कि आप निवेश लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं 5 साल 10 साल के लिए, लेकिन वक्त वक्त पे उसको देखते रहिए, उसको जांचते रखिए कि भाई हो क्या रहा है एक्चुअली आपके सेक्टर में। दोनों ही जो हमारी जानकारी यही आपको समझा रहे हैं कि आप इन्वेस्ट जो करें लॉन्ग टर्म के लिए हो, लेकिन उसमें बीच बीच में उसके व्यू को देखते रहें, व्यू बनाते रहें, लोगों को सुनते रहें, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे चीजें एकदम से चेंज होती हैं तो वहां पे मुश्किल हो जाती है। लेकिन एक और वक्त है छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौटेंगे तो कुछ और सवाल लेंगे और कुछ और गपशप करेंगे अपने दोनों जानकारों के साथ। फिर से स्वागत है आपका आवाज इन्वेस्टर क्लब में, जहां खुद आप अपने सवाल हमारे जानकारों से पूछ रहे हैं। और फिर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरे स्टूडियो में इस समय मौजूद है मनहर पटेल जी। मनहर जी, सवाल पूछिए अपना। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, यहाँ तक कि मैं ईश्वर का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं टीवी पर आने का मेरा सपना था, तो आज मेरा पूरा हो गया, तो थैंक गॉड। और आप सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये शो आप लोगों के लिए हम लोग शुरू किया है, क्लब इसीलिए शुरू किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे इन्वाइट किया। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि 5 साल के लिए 5 लाख रुपया 5 लार्ज कैप में
SBI, ICICI बैंक, मारुति, L&T एंड इन्फोसिस। ये 5 लाख कैप में मैं पैसा लगाना चाहता हूँ। तो करंट लेवल पर लगाऊं या धीरे धीरे लगाऊं, या 5 साल के बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा? गौरंग, 2.5 लाख रुपए इन 5 में से 3 स्टॉक आप बताइए, और 2.5 लाख रुपए आप बताइए, 2 शेयर जो इन 5 में से या तो खारिज कर दीजिए या स्वीकार कर लीजिए। तो L&T, इन्फोसिस का जिक्र था और ICICI बैंक जी, मेरे ख्याल से ये 3 स्टॉक काफी बेहतर है। लेकिन आपका एक्सपोजर, मारुति तो संदीप जी भी बता देंगे उनकी भी पसंद की क्या है, लेकिन किसी एक क्षेत्र पर आपको ओवर एक्सपोजर नहीं चाहिए। जैसे आपके जो लिस्ट है आपने जो बताई उसमें 2 मेरे ख्याल से बैंकिंग के स्टॉक है। तो आप सरकारी बैंक को चुनना चाहते तो सरकारी बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अच्छी बैंक है, या निजी बैंक में ICICI बैंक या एक्सिस बैंक, ये भी अच्छी है। तो ये जो 3 स्टॉक मैंने जिक्र किए वहां पर लगाए, तो मेरी राय। संदीप, 2.5 लाख रुपए इन 5 से अलग आप 2 शेयर बताइए, क्योंकि ये तो मतलब एक कॉमन है जो चर्चा में भी आ चुके हैं। 2 और शेयर बताइए जहां पे ये पैसे लगाएं तो कुछ ज्यादा गेन हो। आप तैयार हैं 2 और नए शेयर अगर ये बताएंगे आपको तो? संदीप जी, लार्ज कैप में 2 शेयर। लार्ज कैप में नया बताना तो बहुत मुश्किल है। तो उस हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि जैसे टेलीकॉम क्षेत्र के स्टॉक्स का डिस्कशन हुआ तो उसमें आइडिया सेलुलर ठीक है, उनमें सब में से टेलीकॉम स्टॉक्स में तो मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक ठीक रहेगा। और बाकी लार्ज कैप्स में जैसे गौरंग जी ने पहले मेंशन किया था, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं इनमें से BPCL या IOC, इन दोनों में से किसी एक स्टॉक पर लगा सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली इनके बैलेंस शीट्स में चेंज आएंगे जिसके कारण शेयर होल्डर को रिटर्न आएंगे कम से कम अगले 3 से 5 सालों में, और वो ये क्षेत्र ठीक रहेगा। तो 2 आपको और नए आइडिया बने। चलिए जल्दी से संध्या जी का सवाल लेते हैं। संध्या जी, सवाल पूछिए। Thanks a lot for inviting me over here. And my question is how to study about the fundamental of the companies, about the fundamental and evaluation of the shares, and how we will know whether that share is worth buying at this rate. गौरंग, टिप कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पढ़ें समझें कि ये स्टॉक बढ़िया है? 5 साल की बैलेंस शीट जरूरी है इसके लिए रखना। यू नीड टू पॉसिबली लुक एट 5 years ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। The 2 aspects of the balance sheet, you need to understand that properly. Important ratios are there which you need to understand, PE ratio, dividend ratio, EPS, asset turnover ratio, etc. These are a few parameters on which we possibly base, and of course finally looking at the company in terms of what the company is doing, who are their competitors, what is the market share, what is the cash on balance sheet or debt on balance sheet. If it is cash, then how the management is going to utilize that cash, whether it's going to reward the investor or whether they are going to deploy that particular cash in any kind of acquisition, either backward or forward integration, etc. These are, in short, broadly the parameters that you should possibly look at, but at least 5 years, 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आपका देखना बहुत जरूरी है। संदीप, मुझे लगता है कि 5 साल की बैलेंस शीट पढ़ना, गौरंग बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा कठिन होता है। मतलब एक आम निवेशक के लिए 5 साल की बैलेंस शीट पढ़ना, फिर इसके अंदर से कैश फ्लो डिस्काउंट करना, फिर सारी चीजें, थोड़ा सा कुछ और आसान रास्ता हो सकता है क्या? जी हाँ, मैं कहूँगा कि ये सवाल मैंने बहुत फेस किए हैं अपने कैरियर में पिछले 20 साल में, कि लोग आके पूछते हैं कि क्या फॉर्मूला है। तो कोई फॉर्मूला नहीं है। तो बेसिकली कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जिससे आप निकालेंगे शेयर और वो चढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो तरीका होना चाहिए वो, एक रिटेल इन्वेस्टर इतना सारा डीप में नहीं जा सकता। तो अगर आप डीप में नहीं जा सकते तो या तो आप बड़ी कंपनीज पे स्टिक कीजिए। तो जैसे आपने देखा है कि एक कंपनी है एशियन पेंट्स जैसी, तो उन्होंने कंसिस्टेंटली, आपको दिखता है बाहर वो लोग क्या करते हैं, उनके प्रोडक्ट आपको दिखते हैं, आपको दिखता है उनकी क्वालिटी कंटिन्यूसली इंप्रूव होती जा रही है, उन्होंने कंपटीशन को साइड पे कर दिया है। तो ये आप जो चीज़ आप देख सकते हैं उसको आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, तो आप उसको खरीद सकते हैं। ऐसे ही टेलीकॉम क्षेत्र था, जब बड़ी ग्रोथ आई तो आप लोग देख सकते थे कि सब लोगों के पास सेलफोन आने शुरू हो गए, फिर आप देख सकते थे सब लोग डेटा यूज करने शुरू हो गए। तो ये ऑब्वियस चीजें होती हैं जो दिखती हैं। तो ये तरीका बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कोई थीम आती है, जैसे आप बहुत पढ़ते होंगे आजकल गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है कि रोड प्रोजेक्ट्स में वापस रिवाइवल आएगा, तो रोड्स वापस बढ़ाई जाएंगी और कुछ ऑर्डर्स भी देने गवर्नमेंट ने शुरू किया और आगे और ऑर्डर देंगे। तो ऐसे में 4-5 कंपनीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ रोड सेक्टर से रिलेटेड हैं, तो उन सब शेयर्स में आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगा सकते हैं।
तो कई बार क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये कहना मुश्किल होता है कि ये स्टॉक ज्यादा चढ़ेगा या वो स्टॉक ज्यादा चढ़ेगा, लेकिन अगर आपने उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स में 1000 रुपए लगा दिया, अगर आपने 5000 लगाने हैं तो उनमें से एक जरूर होगा जो 5000 हो जाएगा, तो उससे आपका रिटर्न आ जाएगा। तो ये थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग, जैसे रेलवेज, नए रेलवे मिनिस्टर बने, वो रिफॉर्मिस्ट हैं, रेलवेज में रिफॉर्म आएंगे तो जितने भी रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो सब चढ़ेंगे। तो ऐसे एक थीम को पकड़ के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल तरीके हैं, मतलब इतना सिंपल, बोलना आसान है लेकिन इतना करना मुश्किल है, लेकिन इस तरह से अगर आप कंपनीज को देखेंगे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसा बन सकता है। तो आवाज इन्वेस्टर क्लब का आज का लेसन क्या है कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश न करें, स्टैगर्ड वे में पैसे लगाएं और थीम को समझने की कोशिश करें। जैसा कि संदीप ने बताया, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं, और जैसा गौरांग बता रहे हैं कि आप थोड़ा सा पढ़ें भी उस कंपनी के बारे में, उसकी बैलेंस शीट देखिए, कोशिश करें, क्योंकि आपका पैसा है, आपको ही सबसे ज्यादा उसमें मेहनत करनी चाहिए। तो ये आज आप यहां से लेके जा रहे हैं इस आवाज इन्वेस्टर क्लब से, ये 4-5 लेसन्स आपके लिए है। तो आवाज इन्वेस्टर क्लब में आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर आवाज इन्वेस्टर क्लब में लेके आएंगे। और अगर आप इसका मेंबर बनना चाहते हैं, आवाज के स्टूडियो में आकर अपना सवाल सामने सामने पूछना चाहते हैं, तो हमें SMS करिए, तुरंत टाइप कीजिए AIC और लिखिए I am interested और भेज दीजिए 51818 पर। याद रखिएगा, AIC आपका अपना क्लब है, आप इसकी मेंबर ले सकते हैं, कोई पैसा नहीं है, कोई उम्र का नहीं है, कोई पढ़ाई का क्राइटेरिया नहीं है, बिल्कुल फ्री है, आपका अपना क्लब है। नमस्कार।